हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप बहुत मस्ती में होंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। और मैंने आपको सारे सेट्स जो है अवेलेबल कराए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। तो अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इसको भी हम हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे इंग्लिश के लिए कुछ करिए। तो मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट वन, जो आपका सोल्यूशन है साइंस का। तो इस सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेट वन है ये वाला, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेट वन। तो यहाँ पर जो है पहला सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपका, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। यानी कि सदिश नहीं पूछा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यानी कि जिसमें द्रव्यमान भी हो और उसके साथ साथ में दिशा भी हो। तो आपका जो दूरी है ना, दूरी आप देख रहे हो डी ऑप्शन जो है ये दूरी, ये आपका जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो है आप इधर लेफ्ट में जाओगे तो भी आप कर सकते हो, राइट में जाओगे, लेफ्ट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। तो इसकी कोई फिक्स दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने बोला कि मैं 5 किलोमीटर गया, अब 5 किलोमीटर आप किधर गए ये दूरी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें मिसिंग है। हाँ, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन का दिक्कत है। मैग्नीट्यूड तो आप बता दोगे कि 5 किलोमीटर गया, लेकिन 5 किलोमीटर उत्तर में दक्षिण में दूरी, आपने दूरी बोल रहा है, इसमें इसमें ये भी नहीं लिखा है 5 किलोमीटर। तो दूरी जो है, कोई भी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का अभाव है। और वेलोसिटी जो होती है ये आपका एक डायरेक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है। त्वरण जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका होता है, और विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपका एक जगह पे निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आपका डिस्टेंस जो है, दूरी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस को राइट करेंगे उसका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे क्या पूछ रहा है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, इंग्लिश में बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ये सिंपल सा पूछा है। तो हम इसको, सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली छोटा सा एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ACCN। ठीक है, एक्सेलरेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आपका ये ऑप्शन हो गया, एक्सेलरेशन आप पूरा लिख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब थर्ड में है चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल यानी कि आपका जो होता है, ये रहा चाल और ये रहा वेग। ठीक है, चाल और वेग का मात्रक पूछा है, स्पीड और वेलोसिटी। चाल को क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हो गया ये, और ये वेग जो होती है इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो ये पूछ रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी का मात्रक हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा आंसर होना है इसका, और सभी को पता है कि मीटर प्रति सेकंड जो चलते हैं वो हमारी स्पीड होती है। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन जो है आपको करेक्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, इसी तरह से हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। मैं इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में आपको करा रहा हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर चार पे। क्वेश्चन नंबर चार में आपसे क्या पूछा गया, ये देखिए, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर सभी ने देखा होगा, जो भी बाइक पे बैठा है उसने ओडोमीटर देखा है, जो कार में बैठे हैं, बस में, ट्रक में बैठे हैं, सबने ओडोमीटर देखा है। ओडोमीटर वही मीटर होता है जिसमें वो स्पीड वाली सुई चलती है, लेकिन उस सुई का स्पीडोमीटर कहते हैं हम उसको, और उसी में ओडोमीटर भी लगा होता है छोटा सा, जिसपे गिनती चलती है कि कितने किलोमीटर चले। तो हमारा जो है ये ओडोमीटर क्या बताता है, तो ओडोमीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो ओडोमीटर, व्हाट ओडोमीटर मेजर्स, इट मेजर्स डिस्टेंस। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दूरी नापता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है चौथे का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन जो देखिए, अब ध्यान से सारे को आराम से समझ लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो गारंटी आप 40 में से 40 लेके आओगे ही लाओगे, कैसे भी करके। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए,
मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इसको रट लेना, ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी टेंशन लेने की। अगर आपको दिया गया है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको ये बाद में भी याद रहे, ठीक है। तो अगर आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है कि मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है, मीटर अपॉन में सेकंड दिया गया है, और इसको आपको चेंज करना है इसमें किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर घंटे में चेंज करना है। तो ये मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। क्लियर हुआ। अब इसका उल्टा बता देता हूँ, क्योंकि ये आगे आके आपको आगे जाके मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये यूज होगा, इसलिए अगर आपको मान लो कि बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, उल्टा है, देखो ध्यान से, कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड जो दिया हुआ है उसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे को किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम इसको 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लिखा इसीलिए मैंने इस तरह से कि आपको समझ में आए कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से मीटर प्रति सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, तो उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम किलोमीटर प्रति आवर जो दिया हुआ है उसको 5/18 से उल्टा, यानी कि यहाँ पे 18/5 है, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो इसके मेथड है, जो कि आप जानते हो कि हमारा जो मीटर और प्रति सेकंड, इसको निकालेंगे तो हमारा पता होता है कि 1/1000 जो है हमारा मीटर होता है, तो यहाँ पे 1000 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और बटे में क्या है, सेकंड, तो सेकंड आपको पता ही है, 1 मिनट, फिर 1 घंटा, घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड, तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारा कट पिट के आपका वही आएगा 18/5। तो हमको जरूरत नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने की, और कभी कोई नहीं पूछता है कैलकुलेशन से, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला शॉर्टकट याद रखना है और रट लेना, जिंदगी भर काम आएगा। कोई नहीं पूछता कि 18/5 कहाँ से आया, ठीक है, आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो, ये रूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा है मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। यही क्वेश्चन है आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ घुमाने वाला है नहीं कि मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर विल बी। तो क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं। अब आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला आपने देख लिया कि आपको दिया क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 20 मीटर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चाहे यहाँ लिख देता हूँ बीच आपको दिया क्या है ये समझिए, समझते ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो सब कुछ क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया क्या है ये समझना। पहले आपको दिया हुआ है इसने 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी भी बताया कि मीटर, और इसको चेंज किस में करना है, क्या बोल रहा है इसमें, किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना है। तो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, अभी मैंने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है आपके सामने, मीटर पर सेकंड दिया होगा और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो मल्टीप्लाई कर दे इसको, 18 बटे इंटू में 18/5। अब 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो 18 × 4 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 72। तो यहाँ पे ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मीटर सेकंड से किलोमीटर में करवाए, चाहे किलोमीटर से सेकंड में करवाए, आप कर सकते हो। ये दो फॉर्मूला जो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है, इसको नोट कर लेना, याद रख लेना, 2 बार 3 बार में याद हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी बच्चों को तो इतने अच्छे होते हैं कि जब सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो उनको एकदम से याद हो जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के में आपसे क्या पूछा गया है ये समझिए। एक कार का चाल दे रखा है। कार का चाल का मतलब हो गया, अभी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, पहले आपको समझना है हिंदी में, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो एक कार की चाल जो है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको एक कार की चाल जो है वो दे रखी है। चाल जो है 15 मीटर की दूरी तय करती है, यानी 15 मीटर जा रही है एक कार, ठीक है, 15 मीटर जा रही है एक कार, और 15 मीटर जाने में जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस कार का त्वरण निकालना है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको समझना जरूरी है कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है। तो द स्पीड ऑफ ए कार इन कवरिंग 15 मीटर डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द कार इज 18 किलोमीटर पर आवर चेंजेस टू 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपसे त्वरण पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, बस आप समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन का आंसर को कैसे निकालेंगे, नीचे की तरफ मैं निकालता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समस्या ना हो। तो यहाँ देखिए आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें दिया क्या है, जो है मीटर, क्या दूरी दे रखी है, दूरी आपको दे रखी है इसमें। तो दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, आपने साइंस पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स में हम दूरी को जो है हम डिनोट करते हैं एस से। एस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो एस दिया है हमारे को 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, चलो 15 मीटर तो आ गया। अब इसने और क्या चीज़ दे रखी है, तो इसने बोला है पहले, देखिए पहले क्या स्पीड थी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फर्स्ट वेलोसिटी हम बोलेंगे, जिसको हम यू बोलते हैं इनिशियली, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बोलूँ तो मैं इसको यू से डिनोट कर दूं, तो ये यू दे रखा है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। और उसके बाद में ये तो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग है। इसके बाद में ये चेंज होकर के फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इसको मानते हैं फाइनल वेलोसिटी को वी, तो वी हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये चीज़ वैल्यू 3 दे रखी है, तीनों हमने लिख ली। अब देखो पहले आपको डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको मीटर में, और यहाँ पर जो है स्पीड दे रखा है किलोमीटर में। तो हमको किलोमीटर में नहीं लेना, अब हमको इसको किलोमीटर की जगह मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, क्योंकि हमारे को सारी यूनिट सेम रखनी है। या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलो, या फिर इसको आप मीटर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अभी अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति आवर दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको, अब मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, इसको हम चेंज करते हैं अगर, तो यहाँ लिखूंगा 18, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान हो कि क्या करना है। देखो किलोमीटर दिया हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। सही है, समझ में आ गया ना। तो चलिए अभी इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, इसके बाद देखेंगे कि हमें इसमें जो है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो त्वरण निकालना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बाद में, पहले हम फॉर्मूले को डालने से पहले हमें जो चीज़ है यूनिट बराबर करनी है। तो हमें क्या करना है कि इसको जो है, इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ 5/18, 5/18। अब इसको काट दीजिए तो 18 से 18 कट गया, और यहाँ पे बचा आपके पास केवल 5। तो 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड जो है ये आ गई फर्स्ट स्पीड, यानी कि इनिशियल। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है, मैं इसको अगर लिखूं प्रारंभिक वेग लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश में लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को भी हम, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको भी मैं चेंज करूंगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो लिख लेता हूँ, पहले कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर वाला दिया है। अगर 36 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कि यहाँ पे कट रहा है ना, तो पेज खत्म हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 36। ठीक है, इनटू क्या करेंगे हम, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब 18 से काटोगे 36 को तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने 5/18 से गुणा किया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। अगर 18/5 से करते तो किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज होता है, लेकिन हमें देखना है कि दिया क्या है, तो किलोमीटर में दिया है, हमें मीटर पर सेकंड में निकालना था। अभी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, इसीलिए बताया था, वो लिखा इसलिए था कि याद रखो उसको। तो हमारे पास यू भी आ गया, वी भी आ गया, एस भी, सारे मीटर 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 में हो गए। देखो इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर आ गया, और इसमें भी मीटर आ गया, यानी कि सारी यूनिट बराबर हो गई। अब हमको आसानी होगी कि हमें करना क्या है, त्वरण निकालना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं कुछ फॉर्मूले जो है आपको लिख के दिखा देता हूँ, उनको याद रखना, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद रख पाएँ और आपको आसानी भी होगी। पहला फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इजकल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिखते हैं एस इजकल्स टू, क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा, जो क्या होता है, वो होता है हमारा v इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, v इक्वल्स टू वो होता है u प्लस ए टी। अब देखिए तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अगर ये तीनों फॉर्मूले याद है तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आप नहीं छोड़ पाओगे। तीनों फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएंगे। आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, एक ही चीज़ कि आपको दिया क्या है, एस आपके पास है, ठीक है, यू आपके पास है, वी आपके पास है, आपको निकालना क्या है, ए पूछ रहा है, एक्सेलरेशन त्वरण पूछ रहा है ना, ये निकालना है। तो यानी कि ए निकालना। अब देखो ऐसी इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए निकालोगे बाकी तीन चीज मिल जाए। तो यहाँ पे देखो पहला वाला इक्वेशन देखो, वी है आपके पास, ठीक है, वी मिल गया, यू भी आपके पास में है, ए आपको निकालना है, और एस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल ए निकालना है, ए नहीं है आपके पास, ये ए नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ दिया हुआ है तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर मैं एस वाला फॉर्मूला यूज करता तो एस तो मेरे पास था, ठीक है, यू था मेरे पास, टी है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नीचे वाले में भी टी है, इसमें भी काम नहीं करेगा, क्योंकि टी समय वाली बात इस क्वेश्चन में कहीं भी समय नहीं लिखा हुआ है। अगर समय नहीं लिखा है तो ये दो फॉर्मूले जो मेरे काम के नहीं है, दो फॉर्मूले जब आते जब समय की बात होती, तो ये दो फॉर्मूले हमारे काम के नहीं है। कौन से फॉर्मूला आएगा, ऊपर वाला काम आएगा। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को पुट करते हैं और आंसर निकाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूले को, ठीक है, और फॉर्मूले को लिख करके हम जो है इसका आंसर निकाल देंगे। तो आंसर क्या है देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला था आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। अब वी कितना दिया हुआ है, वी अभी अभी हमने निकाला, देखो वी की वैल्यू निकाली हमने, नीचे देखो 10, ठीक है। तो 10 लिख दूँ यहाँ पे वी की जगह, तो वी की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 का स्क्वायर बराबर यू कितना है, यू ऊपर देखो, यहाँ पर u निकाला है हमने 5, ठीक है ना। तो u की वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें यानी कि त्वरण निकालना है, और त्वरण हमें पता नहीं है। s हमें पता है, s कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। s देखो ऊपर दूरी जो है हमें 15 दे रखी है, ठीक है। अब हमने ये तीनों रख दिए। अब मैं थोड़ा सा इस पेज को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, सभी कैलकुलेशन आ रहा है ना समझ में। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली निकाल देना है इसका आंसर। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस में 2 और इंटू 15। अच्छा ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर सॉरी सारा मिट गया ना, तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया आपका ये हो गया आपका 100 इजिकल्स टू, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस ये हो जाएगा 2a और 2a और 15, तीनों को गुणा कर 15 दूनी 30a, यहाँ पर आ जाएगा 30a, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर से मैं 30a को छोड़ देता हूँ और 100 को उधर ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारा लिखा हुआ जो है यहाँ पे 100 माइनस 25 बराबर आ जाएगा 30a। अब मैं a निकालना है तो यहाँ पे पहले मैं इसमें से माइनस कर दूँ, तो 100 में से 25 गया तो बचा कितना हमारे पास 75, इक्वल्स टू कितना आया 30a, ठीक है। अब 30a आया तो a यहीं छोड़ दूँ और मैं ले जा रहा हूँ a के साथ में 30 इंटू है, इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 75 अपॉन में 30। अब 30 अपॉन में 75 कर लो, 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, तो 5/2 आ गया है ना। 5/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पर ऑप्शन हमारा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन को पहले। तो ऑप्शन देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा, अच्छा त्वरण निकालना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है टिक कर देंगे, 6 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, निकाला कैसे, आराम से इसको पॉज करिए वीडियो को और हर चीज़ को आप खुद करिए, बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ नहीं पाओगे, लालच से ही कर दोगे कि नंबर ना मेरे को कट जाए, ठीक है। अब आते हैं आपका जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक मतलब कि पूछ रहा है यूनिट ऑफ द फोर्स, फोर्स का यूनिट। फोर्स की यूनिट सिंपली क्या होती है ये आपको बता देना है। तो फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं हम, फोर्स का क्या लिखते हैं हम, एफ एफ इक्वल्स टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स हमेशा होता है न्यूटन में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन देखिए, फोर्स का न्यूटन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे फोर्स जो है हमें न्यूटन में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे जो है देखिए ध्यान से, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। वापिस से वही फॉर्मूला, और हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे आया। तो हमें पता होता है कि जो है हमारा फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं को ये बोला है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये फोर्स कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। तो एफ की जगह मैं लिख दूं 1। ठीक है, तो मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ 1। ठीक है, एफ की जगह लिखा मैंने 1। मास जो है हमारा, सभी चीजें एक एक ले लेंगे तो देखो, एक क्या है, ये न्यूटन है। और न्यूटन को अभी अभी मैंने बताया कि न्यूटन क्या होता है, तो आ जाओ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। न्यूटन अभी हमने बताया, ये रहा न्यूटन। न्यूटन क्या होता है आपका, तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, देखोगे तो हमारा ये मिल रहा है कहीं, यस, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मैं यहाँ पे मास एक 1 केजी ले लेता, मास अगर 1 केजी ले लेता, एक्सेलरेशन अगर 1 ले लेता, फोर्स भी आपको 1 दिया हुआ, तो सब कुछ कट करके आपके पास यूनिट बचता केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे यूज़ हुआ। तो ये तो आपको फॉर्मूला याद रख लोगे ना, ये याद रखना, बस इतना सा ये फॉर्मूला याद रखना, ये काम आने वाला है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या पूछाया गया, 9th क्वेश्चन में आपसे देखो ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया क्या, पहले मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं, 1 न्यूटन किसका बराबर होता है, यानी कि व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल टू। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है, 3 पिंड है ए बी सी के द्रव्यमान जो दे रखा है, ए का मान दे रखा है आपको, ए दे रखा है 5, और बी दे रखा है आपको 2, और सी दे रखा है आपको 10। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी सी दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास होता है। द मासेस ऑफ 3 बॉडीज ए बी सी डी आर 5, 2 एंड 10 केजी। इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है, जड़त्व सबसे कम की बात कर रहा है। जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया पूछ रहा है, विच ऑफ दीज हैज लीस्ट इनर्शिया, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो सबसे कम, देखो इनर्शिया हमेशा जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया हमेशा मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इनर्शिया जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि जितना आपका मास होगा उतनी ही ज्यादा इनर्शिया होगी। इनर्शिया जिसको हम इनर्शिया, अब समझो घनत्व, जड़त्व क्या बोलते हैं, जड़त्व वो चीज है जो अ, बिना एक्सटर्नल फोर्स के किसी बॉडी को रेस्ट से मूव नहीं करा सकते। यानी कि कोई बॉडी अगर तब तक स्थिर अवस्था में या शांत है तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाहर का फोर्स यानी बाहरी बल लगे नहीं, और कोई वस्तु तब तक चलती रहेगी तब तक कि बाहरी फोर्स उसको रोके नहीं। तो ये जड़त्व होता है। जैसे कि हम बस में चल रहे हैं, अब बस में चल रहे हो और बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन उसने ब्रेक मारा तो आप आगे हो गए, यानी कि आपको जो है आप स्थिर अवस्था में थे और आप मूव हो गए। तो ये जड़त्व का ही एक नियम होता है, आपको स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपल देखो, जड़त्व सबसे कम, कम पूछा है तो कम में होता है, यानी कि मास के बराबर। जिसमें ज्यादा मास होगा उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, यानी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो मास जिसमें कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी, जड़त्व कम होगी। तो मास किसका कम है, बी बॉडी का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा है, इसमें इतना ही समझना था कि हमारा आंसर नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन पे। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आ जाओ 10 नंबर पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे समझ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या बोला है, 1 केजी यानी 1 केजी है आपको, है द्रव्यमान यानी कि मास है ये आपका। ठीक है, और 1 न्यूटन फोर्स, फोर्स है बल। ठीक है, अब देखो 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण, त्वरण क्या है आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, का मान होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, हमें फोर्स और मास दे रखा है। अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बताई थी, याद तो होगा नहीं, फिर भी मैं आपको वापस लिख देता हूँ। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको एम ए बोलते हैं हम, फोर्स इंटू
मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो मेरा ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ए छोड़ दूँ इधर तो एम इधर आ जाएगा, यानी एफ अपॉन में ए हो जाएगा ना, ए बराबर एफ अपॉन में एम हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम। ठीक है, यही होगा ना। देख लो यहाँ पे ए यहाँ पर है, अगर ए छोड़ दूँ यहाँ पे तो ये इसको इधर ले जाऊंगा ना, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एफ अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पर ए बराबर, ठीक है, एक्सेलरेशन है, एफ कितना दिया है, फोर्स, फोर्स देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स दिया है 1 न्यूटन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 न्यूटन अपॉन में मास कितना दिया है, तो मास देखो 1 kg दिया है, तो मास लिखा 1 kg। ठीक है, अब ये देखो ये न्यूटन में है, ये kg में है, फिर गड़बड़। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, न्यूटन को चेंज कर देना है, न्यूटन को चेंज करते हैं kg में। तो अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg, यानी कि 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसको न्यूटन को, तो यहाँ पे चलिए न्यूटन को चेंज कर देते हैं। तो न्यूटन को चेंज कर रहा हूँ 1 kg पर 1 kg, यहाँ लिख देते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 kg, अब kg और kg कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या आपके पास में, वही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 kg, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इसको करेक्ट कर लीजिए, तो ये रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, केजी से केजी कट गया तो बचा क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। तो न्यूटन के पहले गति के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यानी कि आपका जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में 10वां क्वेश्चन कन्वर्ट करना चाहूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, बस ये पूछा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स ऑन ए मास ऑफ 1 kg। ठीक है, तो आपको निकालना था, ये है आपका इंग्लिश में इसका क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो मैंने बताया आपको जड़त्व की परिभाषा मिलती है, और इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलोज। तो क्या फॉलोज करता है, ये करता है आपका इनर्शिया का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन जो है इनर्शिया का डेफिनेशन फॉलो करता है। और अभी भी मैंने बताया इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जब तक कोई बॉडी मूव कर रही है वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे, एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे चलिए हम देख लेते हैं कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन न्यूटन के गति के नियम से कौन सा, गति के कौन से नियम से, तो यहाँ पूछा है इंग्लिश में, अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला मेजर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर कौन सा नियम से जो है फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, ये आपको बताना है, कौन सा नियम है, कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 12 नंबर में, सबसे बेस्ट आंसर आपको देना है, और आप खुद दिया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे ने मेहनत करी है। तो यहाँ पे दूसरे नियम से जो है हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसकी बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, देखो इसमें जी का मान होता है, तो जी का मान सभी को पता है कि जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, 13 में कौन सा आंसर सही है, तो आंसर नंबर 2 जो है ये सही है। हमारा जी का जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभी हम इसको 10 भी लेते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। जी की वैल्यू पूछी है इसने, कभी कभी कैपिटल जी की भी वैल्यू पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है देखिए 14 नंबर में, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। जहाँ पे आपको बोल रहा है कि जी मान लेना है आपको 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड मान लेना है आपको जी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो जी का मान होता है, जी का, अगर मैं जी का मान चांद पे बोलूँ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मून, ठीक है, मून पे वो होता है बराबर किसके, तो वो होता है पृथ्वी पर जो जी का मान है उसका 1/6वां हिस्सा। ठीक है, तो पृथ्वी पर जी का मान कितना दिया हुआ है हमारे को, जी का मान दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू में 1/6। क्लियर हुआ। तो ये जी का मान हमारे पास क्या आया, ये वाला आया चंद्रमा का। ठीक है, तो हमें मान मिल गया चंद्रमा के जी का। तो जी का मान ये ध्यान रखोगे, चंद्रमा के जी का मान ये होता है, हमेशा रट लो, याद रखना। अब यहाँ पे पूछा पूछा क्या है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का मान आपको बताना है। तो देखो 60 kg यानी कि वेट क्या होता है, mg होता है ना। द्रव्यमान कितना है, मास दिया हुआ है। मैं इंग्लिश में इसको पहले बोल देता हूँ, द वेट ऑफ ए मैन ऑफ मास 60 kg ऑन द मून विल बी। तो मून के ऊपर 60 kg द्रव्यमान यानी कि ये क्या है, मास है। ठीक है, अब मास है तो चलो आपको वेट का फॉर्मूला याद होगा कि वेट बराबर यानी कि डब्लू बराबर होता है हमारा mg। ठीक है, सभी को पता है। और यहाँ पर डब्लू ही निकालना है, क्या पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, ये वेट पूछ रहा है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, m तो मुझे दिया हुआ है, m कितना दिया है 60 kg, मैं यहाँ लिख देता हूँ 60। ठीक है, गुणा में जी। अब जी कौन सा लेंगे, चंद्रमा का जी लेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का चंद्रमा पर भार पूछ रहा है। तो चंद्रमा का अभी अभी जी हमने देखा, जी कितना होता है, पृथ्वी के जी का 1/6 गुना, और पृथ्वी का जी हमें दे रखा है 10। ठीक है, तो इसका 1/6 गुना होता है, तो 10 इंटू 1/6 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 1/6 लिख देते हैं। तो 10 इंटू 1/6, 1/6। अब 6 से ये 60 कट जाएगा 10 बार, एक बार में। ठीक है, या 10 बार बोल सकते हो। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे 100 न्यूटन जो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो 14 ऑप्शन जो होगा उसमें आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ऐसे ही निकालते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला फॉर्मूले की बात, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो यह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस गुण को दर्शाता है। यानी पदार्थों के बीच में, हर पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है, तभी जाके, कभी देखना आप एक लोहे को जब गर्म करके, कितना भी बड़ा लोहा हो, कितना भी मोटा लोहा हो, गर्म करके जब उसको पीटते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला, या जिस शेप में डालते हैं वो चला जाता है। तो उसके मतलब क्या है कि उसके पदार्थों के बीच में जो क्या, कणों के बीच में क्या था, गैप था। ठीक है ना। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ 15वें क्वेश्चन को। व्हेन शुगर इज मिक्सड विद वाटर वाइल मेकिंग जूस, और जो भी आप सिरप बोलो, शुगर मिक्सेस विद वाटर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल सब्सटेंस सोज। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा है पदार्थ का उदाहरण। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे पदार्थ को क्या बोल रहे हैं हम, सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका आंसर 16 नंबर में क्या लिखोगे, सही सही आंसर बता सकते हो आपकी, शीतल पेय जो है ये आपका एक पदार्थ का उदाहरण है। बाकी शीत नहीं है, शीत मतलब ठंड होता है, विचार मतलब आइडिया होता है, स्नेह मतलब आपका लव होता है, प्यार होता है। तो ये तीनों चीजें पदार्थ तो होंगी नहीं। शीतल पेय जो है यानी कि पानी पदार्थ है ना, पेय पदार्थ होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, और इंग्लिश में हम बोले इसको, द spontaneous mixing of particle of two different substances is called। दोबारा बोल रहा हूं, द spontaneous mixing of two different particle substance is called।
तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं विसरण। विसरण को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। तो जो बच्चे समझते हैं इसको समझ लें, डिफ्यूजन, ठीक है, SION, ठीक है। तो ये क्या होता है, विसरण। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखना कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं घनत्व। घनत्व होती है डेंसिटी। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं पहले आपको, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा घनत्व। घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी, ठीक है। तो क्या कहलाता है, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है हमारी द्रव्यमान, मास अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ की द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? आयतन। अब देखो, यही चीज पूछा है इसने। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है डेंसिटी का, यानी कि यहाँ पे इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ये फॉर्मूला याद रख लेना, कभी काम आ सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या पूछा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल करके 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले आप देखिए क्या बोल रहा है, 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें 16 ग्राम बना रहे हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हमें दे रहा है 18 ग्राम का जल। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि इधर देखो, इधर भी 18 है और हमें जो मिल रहा है वो भी 18 ही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि द्रव्यमान हमारा, यानी कि जो मास है, यहाँ पे 2 kg मास था, यहाँ पे 16 मास है, और टोटल मिला के 18 मास है, और इधर भी हमें 18 मिल रहा है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर जब दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 16 grams of oxygen to form 18 grams of water. What rule does it represent? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है ये? तो मैं यहाँ लिख दूं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है आपका 20वां क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये सिंपल बोल रहा है, सदैव होता है, सदैव, ठीक है, यानी कि ऑलवेज होता है। यानी कि इंग्लिश में मैं बोल दूं इस क्वेश्चन को, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, इन वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 1:8। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा रूल रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है इस नियम को बोलते हैं हम। तो ये ध्यान रखोगे। आते हैं 20 के बाद में 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इसमें पूछा गया परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से या किस मात्रक में नापते हैं? तो परमाणु की त्रिज्याओं को हमेशा जो है नापा जाता है नैनोमीटर में। इसको हम बोलते हैं एनएम, ठीक है, एनएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर में मापा जाता है परमाणु त्रिज्याओं को। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो है इसमें कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है।
इसके बाद आते हैं परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। अब देखो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉरी परमाणु त्रिज्या को पूछ रहा है ये, और हमने आपको, यस बिल्कुल सही है। चलो अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करेक्ट करिए, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे परमाणु त्रिज्या दिया गया है और मैं परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिकोमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट होगा। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, पिकोमीटर होता है, ठीक है। पिकोमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 होता है, 10⁻⁻12, ठीक है। ये 1 पिकोमीटर होता है, 1 PC बोलते हैं, PM बोलते हैं, ठीक है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू जो होता है 10⁻12। तो यहाँ पर जो है 1 नैनोमीटर मैंने इसका बता दिया, ठीक है। ये वाला जो है ये सॉल्यूशन इसका है, सही आंसर ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को जो है हम नैनोमीटर में नापते हैं, और जो है त्रिज्या को हम मापते हैं पिकोमीटर में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको हम पिकोमीटर में नापते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वो क्वेश्चन ऊपर नीचे एकदम ऐसे दिए थे और मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। परमाणु त्रिज्या है पिकोमीटर में नापा जाता है, और परमाणु द्रव्यमान जो है वो नैनोमीटर में मापा जाता है, और 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, अच्छा इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि मतलब कोई बच्चे को परेशानी ना हो। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस मेजर्ड, ठीक है। इन व्हाट यूनिट और इन व्हाट यूनिट द एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड। इसके बाद में हमने इसका आंसर दे दिया पिकोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसमें परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया इन व्हाट यूनिट एटॉमिक मास, ठीक है। ये परमाणु है, एटॉमिक मास इज मेजर्ड, तो एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा। दोबारा बोलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड, किसी परमाणु का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं अणु, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल कर लोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 की देखिए, समझिए अब 24 को। 24 में है जल की परमाणुकता कितनी है। तो जल की देखो परमाणुकता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। परमाणुकता की डेफिनेशन क्या होती है, किसी सब्सटेंस में या किसी भी प्रोडक्ट में जो भी है आपका सब्सटेंस होता है, या किसी भी पदार्थ में जो उसके अंदर परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणु का मतलब जिसमें उसमें अधिकतम आइटम्स जो भाग लेते हैं वही उसकी परमाणुकता होती है। जैसे कि ये जल की बात कर रहा है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन जो है आपके 2 हैं, और यानी कि H2O तो ऐसे ही बना होगा ना, O और HH, ठीक है, ये HH और ये O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 3। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने को देखने को मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना 1, तो टोटल मिला के कितने हो गए 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही परमाणुकता होती है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर में मॉलिक्यूल्स जो है आपके कितने से मिलके वो बना हुआ संरचना, स्ट्रक्चर कितने से है, वही उसकी संरचना में वो उसकी परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कहलाती है। अब आगे आइए हम और देखेंगे तो समझेंगे और ज्यादा। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। 5 पूछ रहा है कि किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एटोमिसिटी ऑफ 5। तो इसमें से 5 एटोमिसिटी किसकी है, तो देखो एमोनिया को लिखते हैं। एमोनिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका NH3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, जल का होता है H2O, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है ये होता है CaCO3। अब देखो इसमें से 5 कौन बना रहा है, तो इसमें देखो एक आपका N है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये 4 ही हुए। यहाँ पर आपका कार्बन 1 है और 2 ऑक्सीजन है, ये 3 ही हुए।
यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ये है 3 हुए, यहाँ पर आपका ये टोटल मिला के 4 हुआ। यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो आपका देखिए देखिए कैल्शियम 1 है, CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणुकता किसकी ज़्यादा हो गई, तो आपकी सॉरी 5 हो गई, तो किसकी हो गई आपके CaCO3 की। तो ये हो गया आपका पास में जो है टोटल, यहाँ पे 5 से ज़्यादा ही हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में, है ना, CaCO3। क्योंकि यहाँ पे एक है तो आपका तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी हाँ, एक आपके पास कैल्शियम है एक, और एक है आपके पास कार्बन, और 3 है ऑक्सीजन। तो 1+1+3=5। तो ये हमारे पास आंसर सही हो गया। एक है आपके पास कैल्शियम, CaCO3 फॉर्मूला होता है, इसमें Ca एक है यानी कैल्शियम एक है, ठीक है। फिर आपके पास में ये कार्बन एक है तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 और 2 5 हो गए, तो टोटल आपके पास 5 आ गया। तो ये आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अब आपको समझ में आ गया परमाणुकता कैसे निकालते हैं। अभी अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जितने एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो टोटल एलिमेंट्स को काउंट कर दो, वही इसकी परमाणुकता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र सभी को अच्छे तरीके से याद होगा कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलूँ तो बोल रहा है फाइंड द मोलिकुलर सॉरी राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर का। अब आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर में क्या पूछ रहा है, कैल्शियम सॉरी नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। सबसे पहले समझदारी वाली बात ये है कि ये नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने को बोल रहा है। यानी कि अगर इंग्लिश में बोलूँ तो ये बोल रहा है कि फाइंड द मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका वो होता है आपका HNO3, ठीक है। तो HNO3 होता है। अब इसको हम क्या है, HNO3 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए HNO3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर, इसमें एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस में आपका एक आपका नाइट्रोजन है, प्लस है, और 3 आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको, एच को इनको तोड़ के लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एटॉमिक मास किसका कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है ये हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो एक तो आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में कितना है, एक है। इसके साथ में हाइड्रोजन में कितना होता है आपका एटॉम, परमाणु कितने होते हैं, तो परमाणु की संख्या होती है इसमें एक, ठीक है। तो 1 × 1 हो गया, प्लस 1 × आपका फिर आपका एन, एन में कितना होता है, तो एन में होता है 14, प्लस फिर आपका आ गया 3 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होते हैं 16, ठीक है। परमाणुओं की संख्या 16, इसमें होती है आपका नाइट्रोजन में 14 और इसमें आपका हाइड्रोजन में एक। अब इनको हम कंप्यूट करते हैं तो 1 × 1 1, प्लस में 14 × 1 14 ही, और प्लस में आपका 16 32 16 3 48, 16 × 3 हो गया 48, 48 और ये हो गया आपका 14 62 और एक ये 63, टोटल आ गया 63। ये सारे के सारे AMU में आते हैं यूनिट होती है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटॉमिक मतलब परमाणु, मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी आई 63। आंसर कहाँ है 63, तो ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आ गया 27 नंबर कंप्लीट। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने की, ऑप्शन देखे बिना ही बता देते आप तो कि इसका जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन जीव एक कोशिकीय है। सभी को पता है पैरामीशियम जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे के सारे आपके गलत ऑप्शन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 29 के बाद में 30 नंबर।
30 नंबर में क्या पूछ रहा है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी, अच्छा मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करा, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे 28 नंबर में, 28 नंबर हु डिस्कवर द सेल, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और 29 में क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब आपका हो गया एक कोशिकीय, तो यहाँ पे एक कोशिकीय ही पूछा है आपसे, तो यहाँ पे पैरामीशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका पैरामीशियम। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो यहाँ पे आपसे सिंपल सिंपल व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल कौन सी होती है, तो होती है कोशिका भित्ति, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेल वाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट 30 के बाद में 31 पे। ठीक है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो वो आपकी क्या है, तो ये है आपकी कोशिका भित्ति सेल वॉल। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में पूछा गया कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है हमारी सेलुलोज से। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 में क्या पूछा गया, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सेल membrane receive its food and other substance from outer of the cell is called, दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसीविंग इट्स फूड एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम आउटर द सेल इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शंस तो दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में भी, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन जो है इंडोसाइटोसिस हो जाएगा, इसको ENDOCYTO, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें 33 नंबर। 33 नंबर में पूछा गया कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, तो 33 में पूछा गया है वेयर इन द सेल इज द इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक प्रॉपर्टीज, तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज की सूचना कहाँ होती है, इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, तो माइक्रोकॉन्डिया में तो होती नहीं है, माइक्रोकॉन्डिया का क्या काम है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में तो DNA होता ही नहीं है। राइबोसोम, राइबोसोम तो है प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। गुणसूत्र, जी हाँ, क्रोमोसोम में ही आपके DNA पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सूचनाएं कहाँ आनुवांशिक गुणों की DNA में ही होती है, और इसमें DNA होता है, तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम 34 नंबर पे। 34 नंबर में क्या पूछा गया है, लाइजोसोम कौन बनाता है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे 34 नंबर, लाइजोसोम कौन बनाता है, तो यहाँ पे माइक्रोकॉन्डिया नहीं बनाती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य भी नहीं बना, माइक्रोकॉन्डिया अभी मैंने बताया कि ये क्या करती है, ये ऊर्जा का उत्पादन करती है। कोशिका द्रव्य में DNA होता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका राइजोसोम, राइजोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। गाल्जी उपकरण जो है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये जो है लाइजोसोम बनाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आंसर कौन सा है, लास्ट वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको सही करना है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूं, टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन द सेल मेक्स ए स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेशल ग्रुप, व्हाट इज ए ग्रुप कॉल्ड,
तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो 35 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्तक, यानी कि टिश्यू। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा TISSUE, ठीक है, टिश्यू। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, तना के शीर्ष स्थायी भाग में कौन सा उत्तक जो है पाया जाता है। अगर मैं क्वेश्चन को बताऊं तो विच टिश्यू इज फाउंड इन द एपेक्स ऑफ द स्टेम, यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा टिश्यू पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका स्केलरे माई काईमा, ठीक है, स्केलरे माई काईमा। तो सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा 36 का। एक मिनट देखिए, 36 में एक कंफ्यूजन है। नहीं, ये आपका जो टिश्यू है एक मिनट, यहाँ पर जो इस कर लो काइमा जो है ना, ये आपका नारियल में पाया जाता है, तो इसको नहीं, हम ये आंसर गलत है। यहाँ पर आपका विभोज्य उत्तक जो है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 36 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जो है मेरिस्टेम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मेरिस्टेम, ठीक है। तो मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, सभी ने पढ़ा भी होगा इंग्लिश वर्जन में। और हिंदी में विभोज्य उत्तक बोलते हैं इसको, जब तना शीर्ष स्था इस भाग से, शीर्ष भाग से जो है कौन सा उत्तक पाया जाता है, तना के शीर्ष भाग मतलब टॉप वाले पे, तो उसमें विभोज्य उत्तक पाया जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है, यानी विच टिश्यू इन प्लांट ट्रांसपोर्ट द फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, जो रिस्पॉन्सिबल है उसी का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन जो है 37 का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन पे, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। तो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंडेन, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेंडेन। टेंडेन को हम यही लिखते हैं TENDEN, टेंडेन, ठीक है। अब आते हैं आपका 39 नंबर आंसर है, उसकी बात करते हैं। 39 में पूछा क्या गया है, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो नारियल के रेशे में जो उत्तक पाया जाता है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्केले राई मा, स्केल रे काई मा, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो है, अस्थि एक उत्तक है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि जो बोन इज ए टिश्यू, तो किस टाइप के टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में देखे और पूरी कोशिश की गई है कि आपको जैसे भी समझाया जा सके समझाया गया है। आप इस वीडियो को एक बार देख करके अपनी तैयारी करिए, आपको अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट सेट के लिए कमेंट जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हैं तो उनको ना भूलें। और ये सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपके बना दिए गए हैं, इन सॉल्यूशंस को देख लेना, ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और जो सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं वो अपडेटेड किए जा रहे हैं, चैनल पे बने हुए हैं, तो आपको हर चीज़, अगर बेल आइकन दबा रखा है तो हर चीज़ मिलती जाएगी। कमेंट करने से पहले प्लेलिस्ट चेक करें, और प्लेलिस्ट नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चाहे प्लेलिस्ट आपके सामने यहीं पर स्क्रीन पर आ रही है उसको टच करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।